A very good morning, dear students. Today we are reading about fifth part of our chapter 6 of history. Students, before this we have done four parts. If you have not seen the videos, you can see that. Because without seeing the video, the concept of the chapter will not be cleared. Students, today our topic is fishing in troubled waters, Masulipatanam. ट्रबल्ड वाटर मीन्स एक टेरिबल सिचुएशन में फिशिंग का काम करना, मछली पकड़ने का काम करना, जो कि ट्रबल्ड सिचुएशन में कैसा था। मतलब कि मसूलीपट्टनम एक ऐसा टाउन जहाँ पे बड़ी टेरिबल सिचुएशन में फिशिंग का काम किया जाता था। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। जो मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम जिसको कहा जाता है, ये टाउन ये कृष्णा रिवर के डेल्टा पर स्थित है, जो कि फिश पोर्ट टाउन है। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17th सेंचुरी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कॉमर्शियल एक्टिविटी का केंद्र था ये, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ पोर्ट एंड मैनी ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी आर डन हियर। Both the Dutch and English East India companies attempted to control Masulipatanam as it became the most important port on the Andhra coast. जो मसूलीपट्टनम है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, किनारे पे है। तो यहाँ पे दोनों ही डच और इंग्लिश, दोनों ही डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज दोनों बड़ी लालायत थी यहाँ पे मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने के लिए। वो एक दूसरे में होड़ लगी हुई थी कि ताकि वो मसूलीपट्टनम पर अपना कब्जा कर सकें, और ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन भी था आंध्रा कोस्ट पर। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच। जो मसूलीपट्टनम पर जो फोर्ट, जो किला बनाया गया था, वो डच के द्वारा बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि मसूलीपट्टनम में जो फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप आंसर देंगे डच। और वैसे भी स्टार्टिंग में यहाँ पे डच आए और फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अ पुअर फिशर टाउन, तो यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी ना, तो उसमें ऑफिशियल इंचार्ज था ना, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी का जो मेन इंचार्ज था, जो पूरा रिकॉर्ड रखता था, तो उसको हम फैक्टर बोलते हैं यहाँ पे। तो एक फैक्टर है जो जिसका नाम क्या है? विलियम मैथोल्ड। उन्होंने जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्टर हैं, यानी ऑफिशियल इंचार्ज हैं, तो उन्होंने एक अकाउंट दी है, एक वर्णन डिस्क्रिप्शन किया है कि जो मसूलीपट्टनम है वो कैसा टाउन था। तो उन्होंने कहा है कि ये गोलकोंडा में जो मेन चीफ पोर्ट है, मतलब कि मेन पोर्ट था गोलकोंडा का, और जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। इट इज़ अ स्मॉल टाउन, ये बिल्कुल छोटा सा टाउन है, लेकिन पॉपुलस है, बहुत जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अनवॉल्ड, वॉल्ड नहीं है, दीवारें अच्छी नहीं हैं, और इल बिल्ट, मतलब कि इसकी जो बिल्डिंग है, इमारतें, वो खास अच्छी नहीं है। वह सिचुएटेड, यहाँ की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, और स्प्रिंग आर ब्रेकिस, मतलब यहाँ पानी जो है वो खारा है। इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन, मतलब यहाँ जो मछली पकड़ने की जो एक्टिविटी है वो भी बहुत ही पुअर है। और मतलब कि कहने का मतलब ये है, उसने पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत ही ख़राब दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो टाउन है पुअर फिशर टाउन है, और यहाँ बिल्कुल अनवोल्ड, इल बिल्ट, मतलब जो भी उसने पूरा रिकॉर्ड जो बताया है वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन वाला बताया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. जो गोलकोंडा का रूलर है वो है कुतुब शाही। जो कुतुब शाही है वो जो गोलकोंडा है उस पर नियंत्रण, जो गोलकोंडा के रूलर हैं, शासक हैं कुतुब शाही,
तो वो क्या करते हैं, जो टेक्सटाइल, स्पाइसेस और दूसरे आइटम हैं उनकी बिक्री पर वो पूरा एकाधिकार रखना चाहते हैं, मोनोपोलाइज होता है, पूर्णतः अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि ताकि जो ट्रेडिंग का जो वर्क है, वो पूरा ट्रेड है जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। तो अब इसीलिए ताकि ताकि पूरा जो ट्रेड वर्क है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए, इसलिए वो खुद उस पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो अदर कंट्री के लोग हैं, तो कौन सा रूल चाहेगा कि जो दूसरे कंट्री वाले उस पर कंट्रोल कर सके। फायरस कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकोंडा नोबल्स, पर्सियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कोमती, चेत्तीस एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रोस्पीरियस। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया था अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप्स में। और कौन कौन से ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, गोलकोंडा नोबल्स, मतलब वहाँ के जो नेटिव ट्रेडर थे, गोलकोंडा के जो नोबल्स थे, और पर्सियन मर्चेंट्स, और तेलुगु, कोमती, चेत्तीस, और यूरोपियन ट्रेडर, ये बाहर वाले हैं यूरोपियन ट्रेडर्स। तो इन सब में काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा हो गया था, और इस कंपटीशन की वजह से काफ़ी समृद्धि और उन्नति हुई। जहाँ भी कंपटीशन होगा तो प्रोस्पेरस तो होगी। As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. तो जैसे जो मुग़ल हैं वो अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाहते थे, वो गोलकोंडा तक अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, और इसलिए उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि, जिसका नाम है गवर्नर मीर जुमला, जो कि वो भी खुद एक मर्चेंट था। तो मुगल्स का मर्चेंट है कौन है, मीर जुमला। तो उन्होंने क्या किया, जो डच और इंग्लिश है उन्होंने उसको आपस में भिड़ाने की कोशिश की, आपस में लड़वाने की कोशिश की। इन 1686 to 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स गोलकोंडा। और रिजल्ट क्या हुआ, 1686 से लेके 1687 के बीच जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे ना, उन्होंने गोलकोंडा पर अपना अधिकार जमा लिया। वो गोलकोंडा किसके कंट्रोल में आ गया, अब औरंगजेब की। तो पहले तो सिचुएशन ठीक थी, ट्रेड अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो कुतुब शाही रूलर्स के अधिकार में था गोलकोंडा। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, क्योंकि गोलकोंडा अब किसके कंट्रोल में आ गया है, औरंगजेब के। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। तो इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने दूसरे विकल्प ढूंढने पड़े कि अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड। ये उनकी एक नई पॉलिसी का पार्ट था, एक नई टेक्निक का पार्ट था कि जो एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए ये काफ़ी नहीं रहेगा कि कोई पोर्ट जिसका कनेक्शन जो हिंटरलैंड होता है, दूर के इलाकों के प्रोडक्शन सेंटर से अगर उसका कनेक्शन रहता है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये पर्याप्त नहीं है, उसको कुछ और उपाय करना पड़ेगा। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वॉज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल रोल। तो न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स ने ये महसूस करना शुरू किया कि अब है ना उनको पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक रूप से अपना रोल निभाना पड़ेगा। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कैलकाटा। तो इसी इंटेंशन को लेके जो कंपनी के ट्रेडर थे वो मूव टू, अब वो कहाँ गए, बॉम्बे, कोलकाता, जिसे प्रेजेंट डे में कोलकाता कहा जाता है, वो पहले कैलकाटा कहा जाता था। एंड मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई, मद्रास जो है उसको अब क्या कहा जाता है, चेन्नई। मसूलीपट्टनम। तो उन्होंने अपनी एक न्यू इंटेंशन के साथ वो मतलब दूसरे जो कंपनी के ट्रेडर हैं वो कहाँ चले, मुंबई, कैलकाटा और मद्रास में अपने व्यापार स्थापित करने के लिए निकले। और एज अ रिजल्ट जो मसूलीपट्टनम था लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रोस्पेरिटी एंड डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी।
और इसके परिणाम स्वरूप 18th सेंचुरी के आसपास जो मसूलीपट्टनम जो इतना काफ़ी प्रोस्पेरियस रूप से अपना ट्रेड वर्क कर रहा था, अब वहाँ पे जो मर्चेंट हैं वो भी नहीं रहे और उसकी जो प्रोस्पेरिटी है वो डिक्लाइन होने लगी। कहने का मतलब यह है मसूलीपट्टनम पूरी तरह से डिक्लाइन होने लगा। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन आ डिलापिडेटेड लिटिल टाउन, और अब वो सिर्फ कुछ नहीं एक जीर्ण शीर्ण शहर के रूप में ही है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो मसूलीपट्टनम है अब वो उसका जो ट्रेडिंग का जो ट्रेड एज अ ट्रेड सेंटर था वो अब नहीं रहा। नेक्स्ट है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, और अब नए टाउन और नए ट्रेडर आ चुके हैं। इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो मसालों और कपड़े के लिए सर्च कर रहे थे, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। जो स्पाइस और टेक्सटाइल था, जो इंडिया का स्पाइस और टेक्सटाइल था ना, वो यूरोप में और वेस्ट एशिया में फेमस हो चुका था। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कॉमर्शियल एक्टिविटी इन द ईस्ट। तो जो इंग्लिश, डच और फ्रेंच, अब ये तीनों मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो इसका बहुत ही एक्सपेंड करते हैं अपनी कंपनी को। किस मुद्दे को लेके? कॉमर्शियल एक्टिविटी, ईस्ट में अपने व्यापारिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए अब वो तीनों एक कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें कौन कौन शामिल है अगर आपसे पूछा जाए तो इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच। Initially, great Indian trader like Mullah Abdul Ghaffar and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. ये जो इंडियन ट्रेडर हैं, यहाँ पे दो नेम दिए गए हैं, मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड विरजी वोरा। ये इनके पास अपने काफ़ी संख्या में शिप भी थे और इसी तो वो एक कंपटीशन देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agent. लेकिन जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो अपनी नेवल पावर मीन जो उनके पास नेवी है, जो शक्ति है उनके पास, जो शिप है वो काफ़ी संख्या में है और इस वजह से वो सी ट्रेड पर अपना पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। इसी वजह से इंडियन ट्रेडर को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और उन्होंने इंडियन ट्रेडर को अपना एजेंट बना लिया। अब इंडिया के हैं ना वो ट्रेडर्स हैं, वो उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो आखिर में क्या होता है, जो इंग्लिश है वो एक सक्सेसफुल कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर उभर कर सामने आता है सब कॉन्टिनेंट में। अब वो व्यापारिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं। इन स्पॉट इन डिमांड फॉर गुड्स लिटिल like textile led to a great expansion of craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing etc. क्योंकि टेक्सटाइल की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी थी तो इस वजह से ज़्यादा विस्तार से जो क्राफ्ट में स्पिनिंग का काम होता है, वीविंग और ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूव कलर उतारने का, डाइंग कलर करने का, जो अलग अलग तरह के काम इसमें बढ़ने लगे। एंड जब काम ज़्यादा होने लगे तो विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम अप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑक्यूपेशन से जुड़ने लगे। इंडियन